अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज अब हमारी जो शुरू हो रही है कहानी, इसका पार्ट नंबर जो है 6 स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। थोड़ी पर हाथ रखकर वो तरीका सोच रही थी जैसे आप अपने माँ बाप और शोहर दोनों के साथ रहती, जबकि इसके मासूम अंदाज देखकर वो साथ हंसा। मुस्कुराते हुए मोबाइल पर नजर आती तस्वीर देख रहा था। इसके मोबाइल पर 1.5 तस्वीरें मौजूद थी, लेकिन सिर्फ एक ही हस्ती थी। इसकी तस्वीर लेने का भी मुश्किल काम नहीं था। ऑफिस में जब भी वो इसे नजर आती थी, इसकी एक तस्वीर तो हमजा अपने पास याद के तौर पर लाजिम लेता था। और ये काम वो इस तरह से करता था कि आज तक किसी को इस काम की खबर नहीं थी, ताकि जब वो सामने ना हो तो इसकी तस्वीर देख के आंखों की सारे प्यास बुझा ले। वो शख्स इस दीवानों की तरह चाहता था। वो कहती थी कि इसकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स नहीं आएगा जो इससे मोहब्बत करेगा। अगर वो अपने लिए मीर हमजा की आवाज़ की जज्बात जान जाती ना, तो कभी भी इस तरह की बात ना कहती। कब आओ, वापस आओगे तुम, ये दिल तुम्हें देखने के लिए बेचैन हो रहा है। इसकी तस्वीर देखते हुए जहरीला बड़बड़ाया और उसका नंबर बनाने लगा। इसने आयशा का नंबर अर्तजा के मोबाइल से लिया था। वैसे भी अर्तजा के मोबाइल से आयशा का नंबर लेना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। कॉल मिलाते ही चंद लम्हे बाद पिक कर ली, लेकिन बदले में आयशा का रंदा लहजा इसे परेशान कर गया। पानी की गिलास लबों से लगाकर एक ही सांस में सारा पी गई, जब पीछे से अजमीर की आवाज़ इस कानों में पड़ी। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। इसकी गनगनाहट सुनते ही मन का चेहरा सुर्ख हो चुका था। लगे बरसा मुझे तुम तेरा। झटके से इसका रुख अपनी जानिब करके वो गहरी नजरों से मंत के भीगे होंठ देखने लगा। मन जल्दी से साफ कर करो, तुम्हारे भीगे होंठ मेरा ईमान डगमगा रहे हैं। इसकी नजरें हमवार मर्द के भीगे गुलाबी लबों पर थी। जब इसकी सरगोशी सुनकर मन जल्दी से अपने होंठ साफ करने लगी। अजमीर दूर हटे, मुझे ठंडा सा शरबत बना कर दो। फिलहाल एक वही चीज़ मेरी प्यास बुझा सकती है। इसकी बेबाक बात सुनते ही मर्द का सुर्ख चेहरा मजीद सुर्ख हुआ। अजमीर, घर में इतनी परेशानी चल रही है और आप इतने आराम से घूम रहे हैं। मर्द कोई परेशानी नहीं चल रही। अर्तजा ने हुर्म से कहा कि इंशाल्लाह कुछ दिनों में मामला ठीक हो जाएगा। वैसे भी सब ने बुला वजह इस रिश्ते पर इतना मातम मचाया हुआ है। इतना अच्छा तो है हमारा अर्तजा। और बात की जाए परेशानी की, तो अगर मैं मुंह लटका कर बैठ जाऊँ तो परेशान लगूंगा। आपसे तो बात करना ही फजूल है, दूर हटें। ना हटूँ तो अजमीर, मेरे मुंह मत लगें। अभी तो तुम्हारे मुंह लग भी नहीं सकता। जिस दिन लग गया ना, इस दिन तुम्हारी सांसें। इसकी बात मुकम्मल हुसैन पहले मत ने अपना नाज़ुक हाथ इसके लबों पर रखा। जाने वो दे नहीं रहा था और यहाँ खड़ा इसकी इस बेबाक बातें पर मजीद सुन नहीं सकती थी। अपने लबों पर इसका हाथ उठाकर और गहरी नजरों से इसका रूप देखने लगा, जो सिर्फ इसकी बेबाक बातों पर ही खुलता गुलाब बन चुकी थी। धीमी मुस्कुराहट हाथों पर सजाए वो उल्टे कदम उठाता वहां से चला गया। अपने कमरे में आकर इसने अपने बेटे साफ किए गुस्से से बेड पर बैठ गई। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जो मॉम ने इतनी बातें सुना दी। ज़्यादा गुस्से से जिस बात हुआ तो ये थी कि मिशाल ने ये क्यों कहा कि इसका कोई सलार सिकंदर नहीं आएगा। अल्लाह ताला जल्दी से मुझे एक सलार सिकंदर दे दीजिए, ताकि मैं मॉम को दिखा सकूं कि मेरा सलार सिकंदर आ गया है। इसने भीगी लहजे में खिड़की से नजर आते आसमान की तरफ देखा, जब मोबाइल पर जोर जोर से बजने लगा। इसने गुस्से से मोबाइल उठा, जहाँ अनजाना नंबर से फ़ोन आ रहा था। इसने हमजा का नाम सेव नहीं किया था, इसलिए फ़ोन उठाते वक्त इसे ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि दूसरी तरफ हमजा होगा। हेलो आशा, तुम रो रही हो? आशा को ढूंढा लहजा से परेशान कर गया था। हाँ, मैं रो रही हूँ। तुम हर वक्त रोती हो या मेरी कॉल देखकर तुम्हें रोना आ जाता है? इसकी बात सुनकर आशा ने फ़ोन को ऐसे बोला जैसे फ़ोन को नहीं हमजा को बोल रही हो। मेरे रोने से आपको क्या मसला है? अब वो इसे क्या बताता है कि आशा अफरीदी के रोने से इसे तकलीफ होती है? क्या कहानी में फिर कोई मर गया? वो फ़कत तंज नहीं कर रहा था, लेकिन इसका अंदाज आशा को जफरी लगा। कोई मरा नहीं है, बस मोम ने डांटा है इसलिए रो रही हूँ। क्यों डांटा है उन्होंने? वो तो हर वक्त मुझे बिला वजह डांटती रहती। मेरा बस चले तो यहाँ से भागकर ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ मुझे किसी की डांट ना सुननी पड़े। इसकी बात सुनकर वो हंसा और इसकी हंसने की आवाज़ सुनकर तब की। आपको हंसी आ रही है? नहीं, मैं हंस नहीं रहा, बस मैं सोच रहा हूँ कि हल्की फुल्की डांट खाने में कोई बुराई भी नहीं है। आयशा, आपको पता है आप नावल थोड़ी पढ़ते हो। नावल तो मैं तो लड़कियों को मेरा बच्चा मेरी जान के अलावा और कुछ पुकार ही नहीं जाता। मेरे घर में तो जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं। तो फिर मेरे पास आ जाओ, यहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम्हें तमन्ना है। आम इससे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसका एकदम बदला हो ले जा आशा को कन्फ्यूज़ करके, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपने दिल का हाल बयान कर रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बस कुछ दिनों की बात है, फिर जैसे ही तुम वापस आओ कि मैं तुम्हारे डैड से बात कर लूँगा। आप झूठ कह रहे हैं? हरगिज़ नहीं, डैड से आप क्या बात करेंगे? इसने मैं तभी से पूछा। इन्हें सच बताऊंगा कि मैं इनकी बेटी के दीवाना हो चुका हूँ। इनकी बेटी से बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ।
آپ یہ نہیں کہیں گے؟ عائشہ کی بات سن کے اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ اچھا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایسے کہیں گے کہ میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے عائشہ، میں یہی کہوں گا۔ اس کی بات سے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر ڈیڈ آپ سے کہیں گے کہ تمہیں عائشہ سے شادی کیوں کرنی ہے؟ ایسا بھی کیا ہے عائشہ میں جو تو آپ کہیں گے وہ مجھے اچھی لگتی ہے؟ اپنی بات کہہ کر اس نے کھٹک سے فون بند کر دیا، جبکہ وہ چہرے پر مسکراہٹ سے جائے حیرت سے اس کی بات سوچ رہا تھا۔ یعنی یہ ڈائلاگ بھی کسی ناول ہیرو نے ہی کہا ہوگا جو عائشہ میڈم بڑبڑاتے ہوئے خیالوں میں اسے بھانتا تھا، جبکہ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ مسکان تھی۔ اما سائیں، خورب نے ہلکے سے کہتے ہوئے آئرہ کا بازو ہلایا، جس پر وہ سالی نظر سے جان دیکھنے لگی۔ دونوں اس وقت خورم کے کمرے میں موجود بیٹھی تھی، اسی کی پیکنگ کر رہی تھی، جبکہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنا سر گھٹنوں میں دی بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ کی روسی ہوئی بات سن کر سب نے ہی دراز کیا، لیکن وہ ارتضیٰ تھا جو پوچھنا نہیں صرف بتاتا تھا۔ نکاح تو ہو چکا تھا، پھر رخصتی کے انتظار میں کیا بیٹھنا؟ انکار کرنے پر ارتضیٰ نے پھر کوئی تماشا کرتا، زبردستی ہی صحیح، لیکن خورم کو اپنے ساتھ لے کر جانا ضرور جاتا۔ اس لیے عالم کو ایسے ٹھیک طریقے سے رخصت کرنا ہی بہتر لگا۔ اما سائیں اس بات کریں، وہ بہت اداس تھے۔ آنکھوں میں اداسی لیے اس نے خورم کی طرف دیکھا، جس پر اپنا سر ہلاتے اس نے بیگ پیک کر کے ایک طرف رکھا۔ ایک تو جنت کی کوئی خبر نہیں تھی، اوپر سے خورم کی حالت اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ تم جامع سے بات کرتی ہوں؟ آئرہ کے کہنے پر اس نے ایک نظر خورم پر ڈالی، وہاں سے چلے گی۔ خورم کی جانے کے بعد آئرہ صوفے پر اس کے برابر بیٹھی۔ تم اداس ہو؟ نہیں، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ کس بات پر غصہ آ رہا ہے؟ نرم لہجے کہتے ہوئے خورم کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا دادی سائیں؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ جیسے آپ کچھ جانتی ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں، تمہارا نکاح ہوا ارتضیٰ کے ساتھ، لیکن تم مجھے بتاؤ کیا نکاح کرنا غلط ہے؟ نکاح کرنا غلط نہیں دادی سائیں، لیکن جس طرح سے ارتضیٰ نے نکاح کیا وہ غلط ہے نا؟ بالکل۔ اس نے اپنا سر ہاں میں لایا، لیکن ارتضیٰ کو میں نے ان سب میں قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی۔ مجھے آج حفظہ نے بتایا تھا کہ ارتضیٰ نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار پہلے ہی کر دیا تھا۔ حفظہ نے زیام سے بات کی تھی، لیکن زیام نے صاف انکار کر دیا اور حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اسی وجہ سے زیام عالم سے مشورہ کر کے تمہاری شادی اتنی جلدی طے کر دی تھی۔ اسے ڈر تھا اس کا انکار سن کر ارتضیٰ کچھ الٹی سیدھا نہ کر دے۔ بابا سائی نے کچھ غلط نہیں کیا، غلطی ارتضیٰ کی ہے۔ انہیں ہمارے رشتہ کے ہی لحاظ کر لینا چاہیے تھا۔ ارتضیٰ کے لیے اس کے دل میں کچھ زیادہ ہی بدگمانی پھیل چکی تھی۔ خورم، جانتی ہو بعض چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں، لیکن صحیح وقت آنے پر احساس ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنی اچھی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ میں کسی کو پسند کرتی تھی، اس کا نام علی تھا، لیکن ایک دن مجھے پتہ چلا وہ شخص تو شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے۔ اس حقیقت جان کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اسے چھوڑنے کے بعد مجھے لگا کہ شاید زندگی میں دوبارہ کبھی کسی پر اعتبار نہیں کر سکوں گی۔ میری زندگی میں دوبارہ کوئی نہیں آئے گا، پر یہ میری سوچ تھی۔ میری زندگی میں عالم آئے۔ اپنی زندگی میں ان کی موجودگی مجھے بہت بری لگتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ میرے لیے بہت خاص بنتے چلے گئے۔ علی کا جانا اور رمکانا مجھے بہت برا لگا تھا، پر یہی میرے حق میں بہتر تھا۔ اور تم خود کو دیکھو، جو چیز شروع میں ہی بری لگتی ہے، آج اس سے مجھے کتنی محبت ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے خورم غور سے اس کی بات سن رہی تھی، تو یہ تھی بھی اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ آئرہ سے یہ بات کیوں بتا رہی ہے۔ خورم، اس رشتے کو نبھانے کی ایک کوشش ضرور کرنا۔ ارحان تمہارے نصیب میں نہیں تھا، تمہارے نصیب میں ارتضیٰ تھا، اور نصیب سے بھلا کون لڑ سکتا ہے؟ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر آئرہ نے مسکراتی نگاہوں سے اس کے چہرے پر ڈالے۔ جب باہر سے اسے عالم کی آواز آئی تو اس قدم اٹھاتی باہر گئی اور عالم کی باہوں میں موجود جنت کو دیکھ کر اسے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس وقت اس نے ڈارک بلو کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا، کیونکہ آئرہ اور پریشے اس کے پھٹے ہوئے کپڑے تبدیل کروا چکی تھی۔ وہ پریشے کے لگائے ہوئے انجیکشن کے باعث وہ اس وقت سکون سے سو رہی تھی۔ بیڈ پر اس کے پاس جنت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، جبکہ نظریں اس کے معصوم چہرے پر تھی۔ عالم، اس کی بیوی چہرہ صاف کر کے عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئرہ کے پوچھنے پر وہ اسے ساری بات بتا چکا، تب سے وہ بس روئی جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا سالار کچھ ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ سالار ایسا کچھ نہیں کر سکتا عالم۔ آئرہ، جنت سو رہی ہے، اسے سکون سے سونے دو۔ اسی بات کا مطلب صاف تھا، اس سے اس وقت یہ بات نہیں کرنی۔ اس بات کی بات سمجھ کر وہ اپنا سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ سالار کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ وہ تیز قدم مارتی باہر کی طرف چلی گئی اور پہلی نظر سالار کے چہرے پر گئی، جہاں چوٹوں کے نشان تھے۔ کہاں تھے تم؟ اس نے اپنے سامنے غصے سے کھڑے آئرہ کو دیکھا۔ دادا سائی نے یقیناً آپ کو سب کچھ بتا تو دیا ہوگا۔ ہاں، مجھے ان کی بات پر یقین نہیں۔ تو یقین کر لیں دادی سائی، یہی سچ ہے۔ سالار، میرے ہاتھوں میں پلے ہو تم، مجھ سے تم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں جانتی ہوں تم نے جنت کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اتنا کبھی نہیں گر سکتی کہ ایک عورت کی عزت خراب کر دو، اور عورت بھی وہ جسے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ وہ ایک لفظ غصے سے ادا کر رہی تھی۔ ہاں، میں نے کچھ نہیں کیا جنت کے ساتھ۔ تم نے جھوٹ کیوں کہا سالار؟ کیونکہ میں چاہتا تھا
ये सब देखकर दादा साईं जन्नत तो मेरी शादी करवा दें। फिलहाल तुमने सबकी नज़र में जन्नत के किरदार को मशकूक बना दिया है। इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि आलम तुम्हारी जन्नत की शादी के लिए राजी हो जाएंगे? तुमने मेरी बेटी के किरदार पर दाग लगाया है। मैं इस दाग को मिटा दूंगा, बस जन्नत मुझे सौंप दे। किरदार पर दाग कभी नहीं मिटता सलार, जानते हो तुम। नहीं, आज मेरा भरोसा तोड़ा। अगर तुम्हें जन्नत से शादी करनी थी तो मुझसे कहते, मैं मनाती आलम को, लेकिन तुमने क्या कर दिया? मैं नहीं जानता मैंने क्या किया, बस पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर मेरी जन्नत से शादी नहीं हुई ना, तो जो काम मैंने नहीं किया ना, वो करने में मैं हरगिज़ देर नहीं लगाऊंगा। इसकी बात सुनते ही आर्या ने थप्पड़ इसके गाल पर मारा। थप्पड़ खाने के गाल पर लहे जख्म में तकलीफ हुई, लेकिन इसे कभी इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ा जो आज पड़ता। आयरा गुस्से से इसके चेहरे की जानब देखा, जहाँ इसका थप्पड़ खाकर हल्की सी मुस्कुराहट नमदार हुई थी। इसे वहीं छोड़कर तेज कदम उठाते निकल चलेगी। आप जानते हैं ना, सलार ने कुछ नहीं किया। कमरे में दाखिल होते ही इसने वहीं बैठे आलम का देखते हुए कहा, वो थोड़ी देर पहले ही जन्नत के पास से उठ के आया था। हाँ, मैं जानता हूँ, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। जानने के बावजूद भी आपने इसे इतना मारा। आयरा के कहने पर इसने सर निगाहों से बोला, आयरा, वो मेरी बेटी को इसके निकाह से एक दिन पहले मेरे घर से लेकर चला गया। वहाँ जाकर इसके कपड़े फाड़ दिए, इसके किरदार पर दाग लगाना चाहा। लोग मेरी बेटी के किरदार पर इसकी वजह से बातें कर रहे हैं और तुम पूछ रही हो मैंने इसे क्यों मारा। इसका सर लहजा आयरा को तकलीफ दे रहा था। आलम ने इससे कब इस तरह बात की थी, लेकिन इसके रवैये की वजह शायद ये थी कि यह मामला इसकी बेटी का था। इसकी नीयत कभी खराब नहीं थी। आलम, तुम क्या चाहती हो आयरा? जिस हालत में आप जन्नत को घर लाए थे, सब मेहमानों ने देखा है और मैं जानती हूँ अब ये बात कितनी ही लोगों तक जाएगी। मैं इस शख्स की ज़बान ही खींच लूँगा जो मेरी बेटी के लिए कुछ गलत कहे। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि सब जानने के बाद क्या जवियान जन्नत से शादी के लिए मान जाएगा? अगर इसकी मोहब्बत सच हुई तो फिर इससे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सलार वो खामोश हो जाएगा। आलम आज सलार से कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि वो जानता था ये सब करने के बाद जन्नत इसकी हो सकती है, लेकिन अगर जन्नत इसकी ना हुई तो वो कुछ गलत करने से भी पीछे नहीं हटेगा। बोलते बोलते इसका लहजा भीग गया, जबकि इसकी बात सुन आलम ने अपने होंठ भींच लिए। क्या चाहती हूँ आयरा, साफ लफ्ज़ों में बताओ। गहरा सांस लेकर वो आलम के करीब जाकर बैठी। मैं चाहती हूँ जन्नत और सलार का निकाह कर दें। अभी इसी वक्त मैं नहीं जानती सब सुनने के बाद जवियान ने इसे कबूल करेगा या नहीं, लेकिन अगर जवियान ने इसे कबूल कर लिया तो सलार जवियान को नहीं छोड़ेगा। इसी में जन्नत की बेहतरी के सलार और उसका निकाह हो जाए, और अगर जन्नत और सलार की शादी हो जाती है तो हमारी नज़रों के सामने हमारे साथ ही रहेगा। आयरे का खामोश होते ही इन दोनों के दरमियान चलना हुई खामोशी छा गई जब आलम ने अपनी बात शुरू की, लेकिन इससे पहले ही दरवाज़ा नाक होने की आवाज़ पर दोनों चुनके। दर्द हो रहा है? इसकी जख्म पर हाथ फेरते हुए नीम लहजे में पूछ रही थी। इसके पूछने पर सलार ने अपना सर नफी मिलाया। सलार, क्यों करते हो ऐसी काम? अम्मा साईं, आपको भी लगता है मैंने जो किया वो गलत है? हाँ, तुमने गलत किया। एक लड़की के किरदार को लोगों की नज़र में मशकूक बना दिया। क्या ये ही मेरी तरबियत थी? नहीं, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं है। जो मैंने किया है। सलार ने इसके आंसू साफ करते कहा। जब शामिर को कमरे में दाखिल होता देखते ही सलार अपनी जगह से उठकर कमरे से निकलता चला गया। मैं बड़े बाबा से बात कर रहूँगा। सलार के बाहर जाते ही इसने हयात की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात करेंगे? मैं इनसे कहूँगा अपनी जन्नत हमें दे दें। मुझे जो करना पड़ा मैं करूँगा, लेकिन अपने बेटे को इसकी खुशी ज़रूर दिलाऊंगा। अगर आपको इस रिश्ते पर राज़ी ही होना था तो पहले इनकार क्यों किया? अगर आप मान जाते तो शायद बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। इसने शिकायती नज़रों से शामिर को देखा। तुम ठीक कहती हो याद, मैंने कभी सलार पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगता था वो बड़ा है, समझदार है, और इसी वजह से मैंने इसके हाल पर छोड़ दिया। पर अब मैं ऐसा मज़ीद नहीं करूँगा। इसकी खुशी जन्नत में है तो जन्नत को इसकी ज़िंदगी में लाऊंगा। अगर बात सिर्फ इनके रिश्ते की है तो ये इतना बड़ा मसला नहीं। अगर हुरम और अर्तज़ा की शादी हो सकती है तो जन्नत और सलार की भी हो सकती है। संजीदे से कहते हुए वो जैसे इस कदम उठाते कमरे से निकल गए। नाक होने के बाद फिर से हमारे शख्स को अंदर आने की इजाज़त मिलते ही अंदर दाखिल हो गया। बड़े बाबा, कुछ कहना था? हाँ कहो। इसने शामिर के संजीदा चेहरे की तरफ देखते कहा, मैं आपसे जन्नत को मांगने आया हूँ। प्लीज़ जन्नत को मेरे सलार के नाम कर दें। शामिर, तुम खुद एक बेटी के बाप हो, खुद को मेरी जगह रख के सोचो। आज तक खुद को एक बेटी का बाप ही सोचा था, पर आज एक बेटे का बाप बनकर आए हूँ। प्लीज़ मुझे मायूस मत करें। आप जो कहेंगे वो करूँगा, बस जन्नत को सलार के नाम कर दें। उसका मन बड़ा लज्जा देखकर आलम ने अपने बराबर बैठी आयरा को देखा, जिसने इसके देखने पर अपना सर इसबाब में हिलाया। इसके हिसाब में हल्का सर देख आलम ने अपनी आंखें नीचे खोली और शामिर की तरफ देखकर अपना सर भी हिलाया, हाँ में हिला दिया।
मुकम्मल बेदार होती इसने हैरत से अपने कमरे को देखा और नजरें अपने कपड़ों पर गई। जहाँ तक याद था सुबह इसने ये कपड़े तो नहीं पहने थे, तो फिर ये कैसे तब्दीली हुई? आखिरी बात जैसे याद हुई थी कि सलार ने इसे मैसेज करके बाहर बुलाया था, जिस पर वो बाहर की तरफ चली गई थी और वो इससे हवेली के बाहर ही मिल गया था। इसके बाद सलार ने इसके चेहरे पर कोई चीज़ रखी थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ था? अपने साथ हुई आखिरी बात जो इसे याद थी वो बस यही थी, मेरे साथ क्या हुआ था। ज़हन पर जोर देते याद करने की कोशिश की जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर आयरा दान राहुल, अम्मा सही क्या कुछ हुआ है? इसकी कई बात का बिना कोई जवाब दिया आयरा ने साइड पर पड़ा इसका दुपट्टा उठाकर इसके सर पर उड़ाया। अम्मा सही ये क्या कर रही हैं? मौलवी साहब आ रहे हैं। क्यों? तुम्हारा और सलार का निकाह है। हैरत का बहार इसके सर पर टूटा। ये आप क्या कह रही हैं? सलार से निकाह नहीं करूँगी, आप बाबा साईं को बुलाएं। ये सब तुम्हारे बाबा साईं की इजाज़त से ही हो रहा है, तो फिर मैं खुद इनसे बात करूँगी। बेहद से उठकर गुस्से से बाहर जाने की हुई जब आयरा ने इसका हाथ पकड़ लिया। जन्नत मुस्तकबिल के बड़े नुकसान से बेहतर है हम हाल में ही बेहतर फैसला कर लें, लेकिन मुझे नहीं करना इससे निकाह। लोग क्यों ये सब्र कर रहे हैं? इसने चलाकर कहा और फिर रोते हुए वहीं बैठती चली गई। इस रोता देखकर आयरा ने इसके करीब बैठ के अपने सीने से लगाई, जिससे जन्नत के रोने में मजीद इजाफा हुआ। अम्मा साईं ये जुल्म न करें। जन्नत ये जुल्म नहीं है मेरी जान, मैं ये काम नहीं कर सकती। आयरा से दूर होकर वो अपनी बीगी का हाथ साफ करने लगी, जबकि इसकी जिद पर आयरा बेबसी से इसे देखने लगी। क्यों नहीं समझ रही? वो चाहे जावियान होता या कोई और, सलार इसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। जन्नत मान जाओ ना बच्चे, क्यों दो जिंदगी खराब करना चाहती हो? और जो मेरी जिंदगी खराब है इसकी क्या? इसकी बात सुनकर आयरा ने अपने होंठ भींच लिए और सलार की ये सारी हरकतें से बता दी, जिसे सुनते हुए बेयकीनी से आयरा की तरफ देखने लगी। सलार ऐसे नहीं कर सकता, इसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, हम सब ये जानते हैं, लेकिन लोगों को हम कितनी वजाहत दें। तुम ये बात जवियान से कहा ना कि वो कबूल कर लेगा तुम्हें। मैं नहीं जानती। इसके अलावा होले से हिले वो नहीं जानती थी कि जवियान इसे कबूल करेगा या नहीं। भले वो पहले की तरह ही पाकीज़ा थी, लेकिन क्या वो पूरा यकीन करता है इस बात का? हवेली में मौजूद मेहमानों के बायस अब तक ये खबर यकीनन गाँव में फैल चुकी होगी कि, तो क्या इसके बावजूद भी जवियान इस सबसे अनजान रहता? जन्नत, मैं सलार को कभी माफ़ नहीं करूँगी अम्मा साईं। इसने मेरे किरदार को दागदार किया है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसने शिद्दत से रोती हुई चीख कर कहा, जबकि इसकी हालत देख आयरा अपनी आंसू साफ करके इसे चुप कराने लगी। कल तक जिस हवेली में शादी की शहनाइयाँ बज रही थी, आज वहीं मातम जैसा समा था। एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया। घर में दाखिल होती इसने मुस्कुराते हुए सजे घर को देखा। बलाहर इससे इसकी मोहब्बत मिल जानी थी। कल जन्नत शाह ने जवियान खानजादे के नाम हो जाना था। यह एहसास ही इसके लिए कितना सुकून बख्शता। इसने इस वक्त वाइट शर्ट के साथ ब्राउन जीन्स सरतन की हुई थी। चेहरे पर थकन के सार वायदे थे, लेकिन चेहरे पर पड़ी खुशी इसे थकन ज़दा रूप में भी दिलकश बना रही थी। हर तरफ रबाब बेगम की गैर मौजूदी देख उनके कमरे की तरफ गया। माम कमरे का दरवाज़ा ना करके इसने पुकारा। दरवाज़ा खुलकर अंदर गया, लेकिन इनका बेसुकून चेहरा देख इसकी मुस्कुराहट पल में गायब हुई। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? फिक्रमंद से कहते हुए इनके करीब आकर पूछने लगा, क्या हुआ जवियान? इन लोगों ने इनकार कर दिया। क्या कहा आपने? इसने शौक की कफी मुझे इन्होंने इनकार कर दिया। इनकी आवाज़ भी की। वो दुखी थी, कैसे ना होती। पहली बार तो उनके बेटे को ऐसी लड़की मिली थी जिसे अपना हम सफ़र बनाना चाहता था, लेकिन वो लड़की भी इससे दूर से हो गई। यही नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकते। निकाह से एक दिन पहले वो कैसे निकाह से कर सकते हैं? मैं खुद जाकर इनसे बात करूँगा। जवियान रबाब बेगम कमरे से निकल कर बाहर की तरफ जाने लगा। इनकी पुकार पर भी वो नहीं रुका। जैसे कदम उठाता वो घर से निकलता चला गया। उस सफ़र से आया था और फिर सफ़र में जा रहा था। थकन वजूद पर हावी थी, लेकिन ये थकन इस तकलीफ से छोटी थी जो इस सोच में रही थी कि जन्नत इससे दूर हो जाएगी। निकाह नामे में साइन करते ही इसके वजूद में खुशी की लहर दौड़ गई। इसने जन्नत शाह से मोहब्बत की थी और उसकी मोहब्बत जीत की, क्योंकि आज जन्नत शाह इसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थी। इसका जुनून महरम बन चुका था। वो कैसे खुश न होता। मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा और शामिर के गले लग गया। थैंक यू बाबा साईं, निकाह मुबारक हो। इसके बालों पर अपने लब रख के शामिर हल्का से मुस्कुराया। शामिर से दूर होकर सलार वहीं बैठी आयजल से मिलने लगा। आयजल, चलो मुझे मुबारकबाद दो। इसने वहीं बैठी आयजल से कहा, जो इसकी खुशी में खुश होकर कब से तालियां बजा रही थी। भाई की निकाह की शायद इससे कोई ज़्यादा ही खुशी थी, क्योंकि तालियां बजाने के बायस इसकी हथेलियां सुर्ख हो चुकी थी, लेकिन यह काम इसने फिर भी जारी रखा। अपने निकाह की खुशी में सलार ने इसे अर्जेंटली तैयार करवाया था। इसके भाई का निकाह था, तैयार होना तो बनता था। इस वक्त खुले बालों के साथ ब्लैक कलर की फ्रॉक पहने बैठी थी। ब्लैक कलर इसकी सफ़ेद रंग पर खूब जच रहा था, जबकि गुलाबी लबों पर लिप ग्लॉस लगाई थी। सलार के बाद इसकी निकाह की सबसे ज़्यादा खुशी शायद इसी को हो रही थी। आयजल से गले मिलकर वह ज़याम और अबान से खुद ही मिलने लगा, जो इसकी हरकत पर अपना गुस्सा ज़ब्त कर गए थे।
अगर आलम का हुक्म न होता तो सलार शाह इस हवेली की ज़मीन में दफन होता। इन दोनों से गले मिलकर वहां खड़े आलम से मिलने लगा। याद रखना सलार, ये निकाह सिर्फ मजबूरी में हुआ है। जब आप अपनी बेटी को मेरे साथ खुश देखेंगे तो सारी मजबूरियां भूल जाएंगे। इससे दूर होकर सलार ने मुस्कुराते हुए कहा। जब निकाह दरवाजे की तरफ उठी और लतादात बल सलार शाह के माथे पर नमदार हुए। इस तरह वहां बैठी आयतुल को अंदर जाने का इशारा किया, जो इसका इशारा पाते ही शाने उछाकर अंदर की तरफ चली गई। मैं जानना चाहता हूँ आपने रिश्ते से इनकार क्यों किया? वो सीधी बात करने का आदी था, इसलिए बिना किसी से कुछ कहे सीधा आलम के सामने जा खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ज़वयान? आपसे जवाब लेने आया हूँ। मुझे हैरत हो रही है, मैंने तो सुना था आलम शाह अपनी बात का पक्का इंसान है, फिर आप कैसे अपनी बात से मुकर सकते हैं? इसका लहजा तेज नहीं था, लेकिन लहजे में सती जरूर थी। जन्नत शाह मेरी बेटी है, मैं इसकी ज़िंदगी का फैसला करना चाहूँ कर सकता हूँ। जन्नत आपकी बेटी ज़रूर है, लेकिन इसकी ज़िंदगी का फैसला करने का आपको कोई हक नहीं है। ये इसका अपना फैसला होगा। अगर आलम शुरू में ही इस रिश्ते से इनकार कर देता तो इतनी हैरत नहीं होती, इतना गुस्सा नहीं आता। लेकिन निकाह से एक दिन पहले इनकार करना की भला क्या वजह है? वो कैसे बर्दाश्त कर लेते? इसकी मोहब्बत इसके करीब आकर भी इससे दूर चलेगी। जन्नत ने फैसला अपनी मर्जी से ही किया है। इसकी बात सुनकर वह खुद पर जबत किए खड़ा था, लेकिन कब तक खड़ा रहता? इसके मुँह से जन्नत का नाम सुनकर इसने गुस्से से निकाहनामा उठाकर ज़वियान के सामने किया, जिसे देखते ही वो पत्थर का हो चुका था। इसने बेयकीनी से आलम को देखा। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जन्नत मेरी अमानत थी, पर अब जन्नत मेरी बीवी है और अपनी बीवी का नाम किसी गैर मर्द के मुंह से बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके चीखने पर सलार ने भी चीख कर कहा, मुझे जन्नत से मिलना है। मैं तुम्हारी ज़बान से इसका नाम तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मिलने की बात कर रहे हो? इसकी बात सुनकर इससे पहले कि ज़वियान कुछ कहता, जन्नत की आवाज़ इस साख्त कर गई, ज़वियान। इसने हैरत सीढ़ियों के हिस्से की जानब खड़ी जन्नत को देखा। इतने फासले के बावजूद इसकी रो रही आंखें ज़वियान को आराम से देख सकता था। ये निकाह मेरी मर्जी से हुआ है, आप यहाँ से चले जाएं। जन्नत के अल्फाज उम्मीद के सारे दिए बुझा चुकी थी। कितने आराम से इसने इसे जाने का कह दिया था। क्या वो इसके जज्बात से वाकिफ नहीं थी? हाँ, नहीं थी। ज़वियान ने कभी अपने जज्बात का इजहार इसके सामने किया ही कब था? सारे अल्फाज तो इसने खास दिन के लिए जमा कर रखे थे। जन्नत प्लीज़ जाएं। इसकी अपनी तरफ से बढ़ते कदम देखकर जन्नत ने हाथ उठा कैसे रोका, जिस पर वो एक बेबस नजर इस पर डालकर वहां से चला गया। दिल टुकड़ों में बढ़ता जा रहा था, कैसे न बढ़ता। इसने जन्नत शाह से मोहब्बत की थी, पर किस्मत ने कैसा अजीब खेला था कि वो इसके कितने करीब आकर भी इससे दूर चली गई। जन्नत ने भीगी आंखों से ज़वियान की चौड़ी फर्श को देखा और एक नफरत भरी निगाह वहां खड़े सलार पर डालकर वहां से चली गई। इसे ऐसे लग रहा था जैसे इसे कानों ने कुछ गलत सुना है। शामिर को इसने अपने ज़हन पर कोई ज़्यादा ही सवार कर लिया है। इसकी तरफ से जवाब न मिलने पर मौलवी साहब ने अपने अल्फाज दोहराए और इनके लबों पर फिर से मीराल का नाम सुनकर सख्ती की कैफियत में जा चुका था। क्या वाकई इसका नाम मीराल से निकाह हो रहा है? अरहान बेटा बोलो जी। शाजल साहब के पुकारने पर वो चुनका और जल्दी से अपना सर हाँ में लाया। जी जी कबूल है। इससे अपनी धड़कनों की रफ्तार बढ़ती हुई महसूस होती। क्या था ये सब? क्यों हो रहा था? क्या वाकई इसका निकाह मीराल से हो रहा था या वो कोई ख्वाब दिख रहा है? इसकी तरफ निकाहनामा बढ़ाकर पेन इसके हाथ में थमाया और इसने निकाहनामे पर मीराल के साइन देखकर इसे यकीन हो गया कि ये कोई वहम नहीं, यह हकीकत थी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे नहीं मालूम था। इसे बस इतना मालूम था कि इसकी ज़िंदगी में आज जो लड़की शामिल है वो इसकी मोहब्बत थी, जो इसकी ही महरम बन गई है। इसके बस नहीं चला था बड़ी महफिल में यहीं पर सजदे शुक्र कर ले, लेकिन जहन में अभी तक भी यकीन की कैफियत थी। अगर यह ख्वाब है तो मैं दुआ करता हूँ कि मैं कभी इस हसीन ख्वाब से न जागूँ। और दिन में खुद से मुहातब और निकाह नामे पर साइन कर दिए। निकाह होते ही मुबारकबाद को शोर मचा और सब गले मिलते हुए इसकी आंखें बार बार भीग की। हाल खासा बड़ा हुआ था, जहाँ पर 4 अलग अलग स्टेज बने हुए थे। शादी की तैयारी बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई शोर नहीं मच रहा था। आज निकाह के साथ साथ इन सब की रुखसती भी थी। अर्तजा हुरम और जन्नत सलार का निकाह हो चुका था, लेकिन मुंतसिम ने सबके सामने इनका दोबारा निकाह करवाया था। आलम का इरादा पहले सिर्फ जन्नत की रुखसती करने का था, लेकिन अब जो कुछ हो चुका था मजीद इस रिश्ते में कोई खराबी नहीं चाहता था, इसलिए इसने साथ ही रुखसती का फैसला कर दिया। मंत और अजमीर के अलावा बाकी तीनों बदलियाँ जोड़ियों को देखकर लोगों के दरमियान बातें बन रही थी, लेकिन क्या ही किया जा सकता था। अर्तजा कल की फ्लाइट पहले ही बुक करवा चुका था, लेकिन हिफ्जा की जिद पर इसने जाने का इरादा कैंसिल कर दिया। वो चाहती थी कि अब इनकी वापसी रिसेप्शन के बाद ही हो। वापस जाकर वो लोग खुद भी धूमधाम से अर्तजा और रेणु का रिसेप्शन करने का इरादा रखते थे। चलन आप नाराज हैं मुझसे? वो अपने से चंद इंच दूर बैठी जन्नत से मुखातिब हुआ, जो आज दुल्हन बनी इसके बराबर बैठी थी। मेहरून रंग का खूबसूरत घेरा पहने लाइट से मेकअप में भी बेहद हसन लग रही थी। इसका ड्रेस सलार ने खुद अपनी पसंद से लिया था, लेकिन इस बात से अनजान थी। अगर पता होता ना तो पहनने के बजाय जलाना पसंद करती। यह हल्का फुल्का मेकअप भी
اسے اتنا صرف گھر والوں نے ضد پر کروایا تھا۔ اس کی شادی زبیان کی وجہ سلار سے ہوتے دیکھ کر سب حیران تھے، اور دوسری حیرت کی وجہ یہ تھی کہ شادی اتنی جلدی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ حیرت انہیں جنت کی شادی پہ نہیں سلار کی شادی بول رہی تھی، کیونکہ وہ تو جنت سے بھی 1 سال چھوٹا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا سلار کی شادی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، ابھی تو وہ بچہ تھا۔ کاش ان کی یہ بات پر جنت ان سب کو بتا پاتی سلار شاہ کتنا بچہ ہے۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کے بعد بھی تم مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں تم سے پیار سے بات کروں گی سلار؟ اس نے شکوہ کناہ نگاہوں سے سلار کی طرف دیکھا، جو آج عام دنوں کی نسبت خاصا مختلف اور پرکشش لگ رہا تھا۔ آج اس کے چہرے پر ایک الگ خوبصورت سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اگر آپ میری بات مان جاتی تو مجھے کبھی یہ نہیں کرنا پڑتا، اور تمہیں لگتا ہے یہ سب کرنے کے بعد تو میں ساری زندگی ہنسی خوشی گزار لوں گی۔ میرے کردار پر داغ لگایا ہے تم نے سلار۔ تمہارے لیے چھوٹی بات ہوگی، لیکن میرے لیے نہیں۔ میں شاید اب لوگوں کی نظروں کا سامنا بھی نہ کر سکوں۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ جنت کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہہ کر تو دکھاؤ کوئی اپنا کچھ، اس کی زبان ہی کاٹ کر پھینک دوں گا۔ کتنے لوگوں کی یہ زبان کاٹ کر پھینکو گے؟ جو بھی آپ کے خلاف بکواس کرے گی اس کی زبان کاٹ کے پھینک دوں گا۔ تم اس کے علاوہ اور کل بھی کہہ سکتے ہو سلار۔ اس کے سے نکلتا آنسو صاف کر کے اس نے اس کے چہرے کا رخ موڑا۔ جب سلار نے اس کے نرم ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا، اس کی اپنی ہاتھ پر گرفت محسوس کر جنت نے چھڑانا چاہا، لیکن اس کی اس حرکت پر سلار نے اپنی گرفت مزید سخت کر لی۔ آئی ایم سوری جنت، میری وجہ سے آپ کو جو بھی تکلیف ملی ہے ان سب کے لیے معافی چاہ مانگتا ہوں، لیکن جب آپ کو مجھ سے محبت ہوگی نا تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں غلط نہیں تھا۔ اس کی بات پر ہنس کر وہ چل دیا ہنسی ہنسی۔ آپ کبھی ایسا کبھی نہیں ہوگا سلار۔ ہوگا، ضرور ہوگا، اس نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو خود سے محبت کرنا پر مجبور نہ کیا نا تو میرا نام سلار شاہ نہیں۔ اس نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سلار نے اس کے ہاتھ پر اپنی لب رکھی اور اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ یہ سب اسے ایک حسین خواب لگ رہا تھا، اسے خواب جو اتنی بار دیکھ چکا تھا کہ اب حقیقت بھی ایک خواب لگ رہی تھی۔ بار بار نظریں کمائے وہ اپنے برابر بیٹھی میرال کو دیکھ رہا تھا، جو نظر چکائے نہ جانے کس چیز کو بھول رہی تھی۔ ایسا تو جیسے آج سر نہ اٹھانے کی قسم کھا لی تھی، لیکن اس کی یہ جھکی نظریں بھی ارحان کو بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے نظروں کا رخ موڑا۔ ایسا یقین نہیں آ رہا تھا اس کی محبت اس کے نکاح میں شامل ہو کر سچ میں اس کے پاس بیٹھی ہے، تو اس کے اتنے قریب ہو موجودگی ارحان لشاری کی یہ احساس دلا رہی تھی کہ ہاں میرال لشاری سچ میں تمہاری ہو چکی ہے۔ بس ایک بات تھی جو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہا ہوا کیوں، لیکن دوسرے سطح بیٹھے حرم اور رضا کو دیکھ کر تھوڑا تھوڑا اندازہ تو ہو ہی رہا تھا، لیکن جب تک وہ سارا معاملہ نہیں جان لیتا تب تک وہ اپنی مرضی سے کوئی کہانی ذہن میں اظہر نہیں کرنے والا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے نظروں کو پھر سے اپنے برابر بیٹھی میرال کی جانب کیا، جو سر رنگ کی برائڈل فراک پہنے معصوم گڑیا لگ رہی تھی۔ مہرین بیگم کے کہنے پر اس نے دلہن کے لیے ڈریس اپنی مرضی کا لیا، اور یہ فراق دیکھتے ہی اسے میرال کا خیال آیا تھا۔ اس نے پہلے یہ فراق حرم کے لیے لی تھی، پر دل میں یہ خواہش تھی کہ اسے میرال پہنے، اور اس کی یہ خواہش سچ میں پوری ہو گئی۔ اس کا اور حرم کا سائز ایک ہی تھا، اس لیے یہ فراق اسے بالکل فٹ آئی تھی، اور رہی بات اور اس سے بات کرنا چاہتا تھا اس وقت بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہو گئی، اور اس کی بات کا اندازہ اس کی کپواتی انگلیوں سے ہو رہا تھا، اس لیے اسے بات کرنے کے لیے بے چین ہوتے دل کو وہ تھپتھپا کر سلانے لگا۔ آج اس کے لیے بے حد حاضر تھا۔ اسی دن کا تو اس سے کب سے انتظار تھا جب منت سج دھن کر اس کی دلہن بن کر اس کے پاس آئے، لیکن آج کا دن اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ اسے لگتا تھا کہ منت اپنی شادی والے دن سے شرماتی مسکراتی ملے گی، لیکن یہاں تو وہ منہ مسور کر بیٹھی تھی، کیونکہ حرم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس سے پہلے ہی غمگین تھی۔ اوپر سے اس کے بعد جنت کا زبردستی ہوا نکاح اسے مزید اداس کر گیا تھا۔ اس سے برا لگ رہا تھا، اس سب سے زیادہ دوستی میرال سے تھی، اس کے بعد جنت اور حرم آتی ہے، لیکن پھر بھی دونوں اس کے لیے خاص تھی۔ جنت اور حرم کے ساتھ ساتھ اسے میرال کے لیے بھی برا لگ رہا تھا، کیونکہ اسے زبردستی کے رشتے میں باندھا جا رہا تھا۔ آدم کے پوچھنے پر میرال نے خاموشی سے سارا فیصلہ اس پر چھوڑ ہی دیا تھا، پر منت جانتی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے۔ منت ازمیر کے آواز پر اس نے چونکتے ہوئے پنجر گئے، نگاہوں کا رخ اس کی جانب کر کے وہ اسے دیکھنے لگی، جو گہری نظروں سے اس کو حسین سرا پر اپنی نگاہوں میں بسا رہا تھا۔ جانتا ہوں تو پریشان ہو، پر تمہاری پریشانی ہونے سے اب بدل نہیں سکتا، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، لیکن یہ تو غلط ہے ازمیر۔ ہاں غلط تو ہے، پر اس سے زیادہ غلط جانتی ہو کیا ہے کہ تم اپنا خاص دن خود کو اس اداس کر کے برباد کر رہی ہے۔ تم جانتی ہو نا میں نے اس دن کا کتنا انتظار کیا، پھر کیوں میرا دن خراب کرنا چاہتی ہو؟ ازمیر نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو خائل کیا اور اس سے اپنے قریب کر لیا۔ اب تو وہ اس کے نکاح میں تھی، نکاح میں نہ ہونے کے باوجود ازمیر نے اس پر ہمیشہ سے اپنا حکم جمایا تھا، آج تو وہ مکمل طور پر اس کے دسترس میں تھی۔ پھر وہ بے باکا انسان کیسے کوئی بے باکی نہیں دکھاتا؟ ازمیر دور رہے، اس نے دلکتے گالوں سے اسے دور ہونے کے لیے کہا، جس پر اس نے منت کو مزید اپنے قریب کر لیا۔
دونوں کے درمیان جو 1 انچ کا فاصلہ بچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب تو جیسے ان دونوں کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ جبکہ ازمیر کی بڑی محفل میں بھی اس کی طرح کی حرکت پر مند کو خود کو کوس رہی تھی۔ جب پاس کھڑی آشا ازمیر کی حرکت دیکھتے ہی اپنا موبائل نکال کر ان کے تصویریں بنانے لگی۔ اسے تو ویسے بھی ایسے سینس بہت اچھے لگتے تھے، کیونکہ ایسے سین دیکھ کر ایسے ناول والی فلم آتی تھی۔ ایسے دور ہوئی تھی، مشکل سے تو یہ موقع ملا اور میں سوچ رہا تھا کہ میری بھی باقی باتوں پر تم ٹماٹر بن جاؤ، تمہاری تو میری بے باک حرکت پر تمہارا کیا حال ہوگا۔ لب دانتوں تلے دبا کے اس نے بھی مسکراہٹ روکی۔ ازمیر، لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے دو ازمیر، لوگوں کو چھوڑو، صرف مجھے دھیان دو۔ وہ پیاسی نظروں سے اس کی لپسٹک سے سجے سرخ لب دیکھنے لگا۔ وہ تو شاید اس بڑی محفل میں بھی کوئی گستاخی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن ازمیر کی کان میں موجود سرگوشی سن کر اس نے اپنا چہرہ من سے دور کر لیا، البتہ ہاتھ اس کی کمر پر ہی تھا۔ بھائی، یہاں پر ہی مت شروع ہو جانا۔ ازمیر کی آواز پر اس نے گھور کر سے دیکھا۔ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ تمہاری ہی ہے، لیکن کمرے میں جانے تک تو صبر کر لو۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کر رہا، اس نے شرافت سے کہا، جبکہ اس کی اتنی فرمانبرداری پر وہ تھوڑا حیران ہوتا واپس نیچے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ازمیر نے مند کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر سے غذا کے رنگ بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی ازمیر نے نگاہوں کا رخ پھیر لیا، ورنہ جذبات پھر بے قابو ہو جاتے۔ حرم، کیا تم مجھ سے بات بھی نہیں کرو گی؟ اس نے لاپرواہ بیٹھی حرم کی طرف دیکھا، جو کریم کلر کے برائڈل فراک پہنے سے سچ مچ کی ہوری لگ رہی تھی۔ وہ واقعی حسین تھی، ایسا ہی تو وہ اسے ہو نہیں دیتا تھا۔ اس کا یہ ڈریس ارتضیٰ نے حفظہ سے ہی آج ہی منگوایا تھا، کیونکہ ان کپڑوں میں وہ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا تھا جو ارحان اس کے لیے لایا تھا۔ حر، میری بات کو جواب دو، ورنہ میں تمہیں یہاں سے اٹھا کے لے جاؤں گا۔ ارتضیٰ کی دھمکی پر اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، جس نے بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا رکھا تھا۔ وہ واحد دولہا تھا جو اپنی برات پر 3 پیس سوٹ پہنے بیٹھا تھا، کیونکہ ازمیر نے کریمی اور سلار نے ڈارک براؤن کلر کی شیروانی پہن رکھی تھی، جبکہ ارحان نے آف وائٹ کلر کا پرنسس کوٹ پہنا تھا۔ کیا جواب دوں آپ کی بات کا؟ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، پر فکر مت کرو، گھر پہنچتے ہی تمہاری ساری ناراضگی دور کر دوں گا، اور مجھے یقین ہے میرے منانے کا طریقہ تمہیں بہت پسند آنے والا ہے۔ مجھے کوئی ناراضگی ختم نہیں کرنی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی اس نے گھبراتے ہوئے کہا، اور اس کی گھبراہٹ دیکھ کر وہ ہلکا سے مسکرایا، لیکن مجھے تو اپنی حر کی ناراضگی دور کرنی ہے۔ اس نے حر کا گھبرایا ہوا روپ نظروں کے سار میں لیتے ہوئے کہا، اس کے کپاتے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ تقریب اختتام پر پہنچی۔ روسی تھی چھوڑ اٹھا۔ حرم کو فی الحال اپنے ہی گھر جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھی، البتہ دل میں بات ضرور سوچی جا رہی تھی، کب تک وہ یہاں رہے گی؟ کچھ دن بعد ہی صحیح، لیکن پھر ارتضیٰ اسے یہاں سے لے جائے گا۔ آنے والے وقت سوچ کے اس نے چھڑچھڑی لی اور روتی ہوئی مند کو دیکھنے لگی، جو ساحر کے گلے لگ کر اس طرح رو رہی تھی جیسے اسے رخصت کر کے دنیا سے باہر بھیجا جا رہا ہے۔ مند، اب بس بھی کرو۔ اسے روتا دیکھا غزہ نے نرمی سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں مند، تم کون سا کوئی دوسرے شہر جا رہی ہو؟ ایک ہی جگہ تو رہنے ہیں، اتنا تو میں بھی اپنی رخصتی پر نہیں روئی تھی۔ ماہین کے کہنے پر اس نے خفگی سے ساحر کی طرف دیکھا۔ آج اس کی رخصتی تھی، اس لیے آج اسے کسی کی ڈانٹ نہیں سننی تھی۔ ماہین، کچھ مت کہو میری جان کو۔ مند نے آنسو صاف کر کے نرمی سے ماہین کو ٹوکا اور پھر وہاں کھڑے ازمیر کو دیکھا، جو کان کھچاتے ہوئے مند کا یہ سین ختم ہونے کا منظر کر رہا تھا۔ اوے لڑکے، میری بات سن جی کہیں۔ اس کی آنکھوں میں اگر میں نے کبھی تمہاری وجہ سے آنسو دیکھے نا، تو پھر میں یہ لحاظ نہیں کروں گا کہ تم ماہر کے بیٹے ہو۔ تمہاری ٹوٹی گئی گردن ہوگی اور میرا ہاتھ۔ اس کی بات سن کر ازمیر نے اپنے دانت دکھاتے ہوئے مند کو اس سے دور کیا۔ مند، کیا ہو گیا ہے؟ رونا بند کر، کیوں خود کو بیوہ کروانا چاہتی ہو؟ ابھی تو میں نے اپنی سہاگ رات بھی نہیں منائی۔ اس سے کہنے بعد جہاں سب نے گور کر دیکھا، وہیں مند پاؤں کے ناخن تک سر ہو چکی تھی۔ ازر نے زور سے اس کے بعد وہ تھپڑ مارا، البتہ اس کے نازک چھوٹے ہاتھوں کا ازمیر پہ کوئی اثر نہیں ہونا تھا، یہ بات الگ تھی۔ اما صحیح، آپ کے ان چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھوں سے یہ تھپڑ مارنا تو ہرگز نہیں کہلائے گا۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر اس نے منہ بسرو کر ماہر کی طرف دیکھا، اور غزہ کا خراب موڈ دیکھتے ہی ماہر نے زوردار مکہ ازمیر کے بازو پر رسیک کیا، جس پر وہ کڑا کر رہ گیا۔ اس کے کرانے پر المیر نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ غزہ کے ساتھ اس طرح کا مذاق تو وہ بھی کر لیتا تھا، لیکن ماہر کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا، پھر ایک تھپڑ کہیں نہ کہیں ضرور پڑتا۔ اپنا بازو سلاتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے المیر کو گھورا، جو بھائی کے مار کھانے پر ہنس رہا تھا۔ حد ہوتی ہے واپس آئی، دولہا ہوں میں، اسی چیز کا لحاظ کر لیں۔ تم نے کبھی بڑوں کو موجودگی کا لحاظ کیا؟ اب جواب اسیم کی طرف سے آیا تھا۔ دادا سائیں، میں سارے لحاظ کر لوں گا، آپ بس جلدی سے رخصتی کروائیں۔ میرے یہاں میرے جذبات قابو میں نہیں ہیں آ رہے، آپ لوگوں کا لیکچر دینے کی پڑی ہے۔ اس کی پھر وہی بات سن کر ان سب نے اپنا سر نفی میں لایا۔
وہ अजमेर शाह था जो कभी नहीं सुधर सकता था। सच से गले मिलकर रोती ही आलम के गले लगी। मीराल, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। इसकी हल्की आवाज़ पर मीराल ने रोते अपना सर इस बार में लाया। अपने से दूर जा रही थी अनजाने लोगों में, इसलिए आंसू रोकना का नाम नहीं ले रहे थे। और फिर पुरानी सारी बातें भूल कर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना। लेकिन फिर मुझे डर लग रहा है दादा साईं, मैं अकेली वहाँ होंगी, मेरा कोई अपना नहीं होगा। बी की आंखें उठाकर इसने आलम की तरफ देखा और अपनी मासूम गुड़ी को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। आज तुम्हारा सब कुछ अरहान है, तुम डर क्यों रही हो? तुम तो खुदा के हर फैसले पर राजी हो जाती हो ना, तो इस फैसले को भी दिल से कबूल कर लो अरहान। ये तुम्हारा नसीब में था, बस किस्मत में मिलाया कुछ मुख्तलिफ अंदाज में है। और मुझे यकीन है तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी। इसकी बात समझ गई इसने जुगे सर के साथ अपना सर हाँ में हिलाया। चेहरा मोड़कर इसने हान को देखा और इसके करीब जाकर इसके सीने से लग गई। बस मीराल, बना बंद करो। वो भीगी आंखों से मुस्कुराते हुए इसकी पेश थपथपा रहा था। अपने बाप का फैसला इसे दिन व जान से कबूल था। बस इकलौती बेटी के रुखसत होने पर ये आंसू थे जो हर बार आंखों में आए थे। मीराल को मुसलसल रोता देख जन्नत ने अपनी पलकें छिपाकर बाहर आने वाले आंसू को रोका। कहने का तो इसकी भी रुखसती हो रही थी, लेकिन इसकी आंखों में अपनी रुखसती के आंसू नहीं आए थे। ये शायद वो पहले ही इतने आंसू बहा चुकी थी कि अब तो आंसू भी सूख चुके थे। हवेली में दाखिल होते वक्त रस्मों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन घर के माहौल की वजह से इनमें कोई भी खुशी ठीक से महसूस नहीं हो रही थी। जन्नत के चेहरे पर बेजारियत देख आलम ने इसे थोड़ी देर में ही कमरे में भिजवा दिया। इसलिए अब सबका ध्यान वहां बैठे अजमेर और मंद की तरफ था, जो बड़ी सी दूध की थाल में अंगूठी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। थाल में डोली फूलों की बत्तियां दोनों के हाथ छुपा रही थी। अजमेर, मिल जाए तो मुझे ही दे दीजिएगा, पहननी तो मुझे ही है ना। चेहरा अजमेर के करीब करके इसने आहिस्ते में कहा, जिस पर वो घूर कर देखने लगा। अच्छा, मतलब ढूंढो मैं शाबाशी तुम्हें, तुम ले जाओ, कौन सा आपको मिल जाने है। इसे कहने पर अजमेर सर खटकाता हुआ सर ध्यान अपने कान पर लगाने लगा और थोड़ी देर बाद वाला आखिर वो मेरेगी। अंगूठी निकाल कर इसने फातिहा नजर से मन की तरफ देखा, जिस पर इसने मुंह बनाया, क्योंकि अपनी इसी जीत के बायस अजमेर साहब अब सबकी वावा समेट रहे थे। आपने चीटिंग की है तो मेरे शोना को गुस्सा आ रहा है। मन का फूला मुंह देखकर मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम कर इसकी उंगली में अंगूठी बनाने लगा, जिस पर हल्का सा शोर हर तरफ मचा था। इसे अंगूठी बनाकर अजमीर ने इसके हाथ की पक्ष पर अपने रब रखे, जिसकी वजह से मंच शर्माते हुए अपनी निगाहें झुका ली। घर आते ही मेरीन बेगम ने इसे चंद हाथ में से बुलाया और इसे लेकर अरहान के कमरे में आ गई। इनका इरादा ढेर सारी रस्में करने का था, लेकिन मीराल की कैफियत देखकर इन्होंने रस्म नहीं की थी। इनकी नजरें बार बार गड़ी की तरफ उठ रही थी। इन्हें अरहान का इंतजार था जो इस सब को छोड़ हाथ से चला गया था। इसके जाने पर मेरीन बेगम परेशान हुई थी, लेकिन अंदाजा था कि बेटा साहब कहाँ गए होंगे, इसलिए कुछ नहीं किया। चलो तुम आराम करो, खाना मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं। तुम्हारे कपड़े इसी अलमारी में बैठे हैं, चेंज करके आराम से कर लेना। मेरे कपड़े? इसने हैरत से पूछा। जी बेटा, कल जब तुम्हारे दादा ने हमारी बात के जवाब में हाँ की था, मैं तो तब ही तुम्हारे लिए ढेर सारी शॉपिंग करके ले आई थी। तुम देख लेना, ठीक तो आ रहे हैं ना? जी मैं देख लूँगी। इसने अपना सर हिलाया, जिस पर मुस्कुराते हुए इसकी गाल पर प्यार करके कमरे में चलेगी। इनके जाने पर घर साथ को कमरा दिखने लगी। लाइट ब्राउन वाइट मैक्शिन का वो बड़ा सा कमरा हल्की फुल्की सजावट के साथ बेहद प्यारा लग रहा था। इसके अलावा कमरे में पहली गुलाबी खुशबू हल्की सी रोशनी कमरे के माहौल को सुकून बख्श रही थी। कमरे में ही अरहान की लार्ज साइज पिक लगी हुई थी, जिसमें हंसते हुए कैमरे की तरफ देख रहा था। जैसे शायद आज तक अरहान के मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। हंसना तो दूर की बात, इससे तस्वीर में भी हंसते हुए वो बेहद प्यारा लग रहा था। इस तस्वीर में देखकर मीरान ने ठंडी सांस भरी। क्या इसे यहाँ बैठकर अरहान का इंतजार करना चाहिए था? शायद ही। भले इसे इस रिश्ते कबूल करने में कोई इतराज नहीं था, पर अरहान को होगा। यकीन ये सब कुछ उन्होंने खुरन मापी के साथ तस्वर किया होगा। मुझे अगर यहाँ बैठा देख लिया तो हो सकता है इन्हें बुरा लगे। उससे बड़बड़ाते हुए ड्रेसिंग टेबल के करीब जाकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। क्या थी इसकी किस्मत? पहले इस शख्स से मोहब्बत की जो किसी और से मोहब्बत करता था, अब वो शख्स मिला जो किसी और का होने जा रहा था। क्या अरहान से कबूल कर लेगा? ये सोच जहन में आते ही इसने सारे हैरात झटके और इसलिए कुछ सोचना नहीं चाहती थी। अच्छा था जो अरहान इस रिश्ते को समझने के लिए इसे वक्त लेता। इसे तो खुद भी कुछ वक्त की जरूरत थी। ये सब इसके लिए बिल्कुल नया था। एकदम से सब कुछ कबूल करना इसके लिए बेहद मुश्किल था। अलमारी खोलकर वह सूट देखने लगी जहाँ लेडीज ड्रेस कतार में लगे हुए थे। इनमें से एक सूट निकालकर वॉशरूम की तरफ चलेगी ताकि इस सूट से निजात हासिल कर सके। चलती जिंदगी एक दिन किस मोड़ पर आ गई थी। आलम मेहरीन बेगम के फ़ोन करके रिश्ते से इनकार कर चुके थे, साथ ही अपने इनकार की वजह भी बता चुके थे। वो कोई गैर थोड़ी थे जिनसे कुछ छुपाया जाता। इसकी सारी बातें सुनकर मेहरीन बेगम ने इसके सामने अरहान के लिए अपने मिराल का नाम रख दिया।
आहान और शामजिद से इस मर्गी जानने के बाद इसने मिराल से इसकी राय पूछी। इसने अपना फैसला आलम पर छोड़ दिया। वैसे भी अजमेर नहीं तो कोई भी हो, इसे परवाह नहीं थी। शादी तो घर वालों की रजा से ही करनी थी, फिर चाहे वो इसके लिए कोई भी लड़का पसंद करे थे, इसे इतराज नहीं था। इसका जवाब सुनकर आलम ने महरीन बेगम को हाँ में जवाब दे दिया, और आलम को जवाब सुनकर वो तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रही थी। इनकी हैरत खत्म नहीं हो रही थी कि इनकी बेटी की मोहब्बत इससे इस तरह मिल जाएगी। आलम की यही सारी बात वो शाहजाद साहब को बता चुकी थी, जिसे सुनकर इन्होंने भी अरहान और मिराल के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी। ये बात उन्होंने अरहान को बताने से मना कर दी थी, क्योंकि वो तो पहले ही शादी के लिए इतनी मुश्किल से राजी हुआ था। मुमकिन था ये सब सुनकर वो इनकार ही कर देता। इनकी बात सुनकर महरीन बेगम ने अपनी हंसी दबाई। अब इन्हें क्या बताती कि अगर अरहान को ये बात पता चल जाती फिर तो वो कल के बजाय आज ही निकाह करवा लेता। रोते हुए कमरे से बाहर निकली जब इसकी टक्कर वहां से गुजरते असवन यार से हुई। आयदिल, क्या हुआ? इसका रोया चेहरा देख असवन ने परेशानी से पूछा, जिसका जवाब देने के बजाय वो रोती इसके सीने से लग गई। सारी तकरीब में वो नींद में जुड़ रही थी, इसलिए घर आते ही हयात ने इसका मुंह हाथ दिलाकर इसे सुला दिया। उसकी नींद में जाते ही खुद सब बाइट के साथ रस्मों में शामिल हो गए थे। वो कमरे में गई थी, शायद इसलिए डर गई थी। असवन यार के जहन में यही बात आई। आयजल, मैंने ख्वाब देखा, फिर मैं उठी तो मैं कमरे में गई थी, इसलिए डर गई। इसके सीने से लगी वो सुसु करती बता रही थी, जबकि इसे अपने करीब करता देख असवन यार को अपनी धड़कनें तेज धड़कती महसूस हो रही थी। आयजल, कुछ नहीं हुआ है। असवन ने उससे दूर करना चाहा, लेकिन वो तो जैसे इसके सीने से चिपक गई थी, जो हटने का नाम नहीं रही थी। अच्छा बताओ, क्या ख्वाब में देखा? मैंने देखा कोई मुझे पकड़कर अंधेरे कमरे में बंद कर रहा था और मैं रो रही थी। इसकी बात सुन असवन को सख्त करके, किसने बंद किया तुम्हें? इसने मुश्किल अल्फाज अदा की। मैंने इसे नहीं देखा। आयजल की बात सुनते इससे इत्मीनान भरा सांस दिया। कोई तुम्हें बंद नहीं कर रहा, तुम यहाँ महफूज हो। इसका हाथ पकड़कर वैसे लॉन्च में सबके पास ले गया, ताकि इन सब के बीच रहकर वो अपना ख्वाब भूल जाए। लेकिन इसके खुद के ज़हन को आयजल ने ख्वाब में उलझा दिया जाना था। सईदे में सजगाई कब से रो रहा था। इस वक्त रात का वक्त था, इसलिए मस्जिद में कम ही अफराद थे। वो जो थे जो खैरत से इस शख्स को देख रहे थे, बच्चों की तरह अपना सर झुकाए रो रहा था। सईदे से सर उठाकर इसने अपने आंसू चेहरे से साफ किए। कैसा था वो शख्स जो पहले इसके मिलने पर रो रहा था, रफीक से मिलने पर ना मिलने पर रो रहा था, मिलने पर रो रहा था। लेकिन अब की बात ये आंसू की खुशी थी। वो रो रहा था, रोते हुए अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था। कैसे न करता वो पाक रब जिसने इसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश शुरू कर दी थी, इसे ज़िंदगी में ही जन्नत दे दी थी। इसका शुक्रिया वो कैसे अदा न करता। इसने अपनी ख्वाहिश के हज़ार इंसानों से नहीं बल्कि अल्लाह से किया था। और अल्लाह तो दुआएं सुनता है, मुकर्रर वक्त आने पर दुआ कबूल भी कर लेता है। फिर ये कैसे मुमकिन था कि इसकी दुआएं कबूल ना होती? अगर मोहम्मद सच्ची हो और पाकीज़ा हो तो खुदा भी कुन कह ही देता है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। मिराल शाह का इसकी ज़िंदगी में आना किसी मौजूद से कम नहीं था। इससे मिराल मिल गई थी तो ऐसा लग रहा था इसे सारी कायनात मिल गई है। इसकी मोहब्बत सच्ची और साफ थी। सालों का इंतज़ार और सिर्फ रब का मांगा जा रहा था, रब से मांगा जा रहा था। कैसे मुमकिन था कि पाक रब फिर भी ना देता? बेशक वो खुदा तो रहीम व करीम है, जो अपने वादों को आजमाता भी है एक हद तक। इसके बाद इनकी सोच से बढ़कर इन्हें इनाम कर देता है, इनाम अता कर देता है। कमरे दाखिल होते ही वो अपनी ज्वेलरी उतारने लगी, जब दरवाज़ा नॉक हुआ। सामान ड्रेसिंग पर रखकर इसने दरवाज़ा खोला, जहाँ हुरम खड़ी थी। इसने ज्वेलरी उतार दी थी, मेकअप भी रिमूव लिया था, लेकिन अभी तक वो इसी जोड़े में मुलूस थी। क्या वो हुरम सब ठीक है? इसे इस वक्त यहाँ देखकर हुरैब ने फिक्रमंदी से पूछा। मैं यहाँ सो जाऊँ मामा साईं? हुरम तुम प्लीज़। इसकी बात सुनने बिना हुरम ने मंद की। अच्छा कपड़े तो चेंज कर लो, ऐसे तो नहीं सो सकती। नहीं, मैं सो जाऊंगी। कमरे में दाखिल होकर इसने जल्दी से कमरा दरवाज़ा बंद किया और बेड पर जाकर लेट गई। वो डर रही थी, तो डर था इसे जागता देखकर अर्तजा इसे अपने साथ कमरे में ही न ला जाए। यकीन अगर वो सो जाती तो अर्तजा इसके सोते वजूद को तो कहीं नहीं लेके जाता ना। खुरम जाओ, पहले कपड़े चेंज तो करो, फिर सो जाना। अलमारी से अपना सूट निकालकर इसने खुरम की तरफ बढ़ाया। वो खुरम के लिए थोड़ा ढीला था, लेकिन आज के लिए तो खुरम इससे भी अपना काम चला लेती, क्योंकि इस कमरे से बाहर नहीं जाना था। इसके हाथों से कपड़े थाम वॉशरूम में चली गई और उसका डरा से मन डाल देकर हुरैम भी बस अपने आंसू जब्त करके रह गई। अपने हाली कमरा देखने से गाने सांस ली और नाइट सूट निकाल कर चेंज करने चला गया। वॉशरूम से निकल कर अपने कमरे से निकलते ऐसे कदम उठाता जन्नत के कमरे की तरफ चला गया। बिना नाक के वो कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ बैठी जन्नत दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चूम कर देखने लगी। और इसे सादा सा सूट पहनने आम से होली में बैठी हुई थी। इसे छोड़ो तो सलार के कमरे में ही गया था, लेकिन वो अपने कमरे में आ गई थी। वो कमरे में आते ही इसने सबसे पहले अपने लिबास तब्दील किया।
इसे उलझन हो रही थी इस सारे श्रृंगार से, क्योंकि इसके वजूद पर हुआ ये श्रृंगार सलार के नाम का था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे अपने कमरे में देखते हुए चीही, जिस पर गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। अगर आप अपनी सही जगह पर होती तो मुझे यहाँ ना आना पड़ता। सलार, देखो मैं इस वक्त सिर्फ अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। इसकी बात का बिना कोई असर लिए जन्नत की गर्दन के गिर्द हाथ डालकर इसके मुंह पर रख कर इसकी आवाज़ का गला घोंटा और दूसरे हाथ से इसे अपनी बाहों में उठाए कमरे से निकल गया। ये सब इतनी जल्दी में किया कि बस हैरत से इसकी हरकत को तकती रही, लेकिन फिर जल्दी ही होश में आकर अपने नाजुक मुखों का वार इसकी सीने पर बरसाने लगी। एहतजाज के लिए कुछ तो करना था और आवाज़ तो बंद कर चुका था। इसकी हर मज़ाकों को नज़रअंदाज कर सलार ने इसे अपने कमरे में लाकर ही अपनी बाहों से आज़ाद किया। ये क्या घटियापन है? जन्नत, अपना लहजा दुरुस्त करें, आपका ये लहजा मुझे पसंद नहीं। इसका चीखता लहजा सुनकर सलार ने सख्ती से टोका। मैं ऐसी ही बात करूँगा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने कमरे में जाना है। इसकी जीभ से गुजर बाहर जाने लगी जब सलार ने इसे दीवार से लगाकर इसके दोनों हाथों को अपनी कैद में लिया। जन्नत, मुझे मजबूर मत कहने कि मैं आपके साथ कोई सख्ती करूँ। आप जो कहेंगी मैं मान लूँगा, पर मैं ये चाहता हूँ कि बदले में आप भी मेरी बात माने। सलार, तुमने सारे लिहाज ख़त्म कर दिए, मेरे किरदार को दागदार किया, मुझे ज़बरदस्ती इस निकाह पर मजबूर किया, मेरी ज़िंदगी को लोगों की नज़र में तमाशा बना दिया। इसके बाद भी तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात मानूँ? मैंने गलत किया, ये सब मेरी गलती है, तो फिर कोई आपको कुछ क्यों कहेगा? क्योंकि यहाँ लड़का कसूरवार हो कभी भी कसूरवार कहलाते हो, लड़की भी कसूर हो कभी कसूरवार, लेकिन तुम ये बात नहीं समझ सकते। इसकी बात सुनते ही सलार ने इससे दूर हुआ और चंद लम्हों बाद इसका हाथ पकड़ता कमरे से बाहर निकाला। सलार, छोड़ो मेरा हाथ, और यहाँ से आगे क्या होगा वो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।